नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या होता है जब एक डरावनी कहानी बस एक कहानी नहीं रह जाती। आज हम काली हवेली की उसी किंवदंती में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे डर की हल्की सी फुसफुसाहट सच्चाई की चीखों में बदल जाती है। और इस कहानी की शुरुआत बस इस एक लाइन से होती है। बहुत ही साधारण सा वाक्य है ना, जो हमें सीधा शिमला के घने जंगलों में खींच लेता है। पर इसी सादगी में आने वाले खौफ की पूरी नींव छुपी हुई है। तो हर किंवदंती की एक शुरुआत होती है। चलिए काली हवेली की कहानी की उन जड़ों को समझते हैं, वो बुनियाद जिस पर डर की ये पूरी इमारत टिकी हुई है। तो आखिर ये काली हवेली है क्या चीज? ये सिर्फ ईंट पत्थर का एक ढांचा नहीं है। नहीं, ये तो जंगलों के बीच खड़ी एक तन्हाई है। एक ऐसी जगह जिसका नाम लेते ही फुसफुसाहटें शुरू हो जाती हैं, और इसकी पहचान ही इसके भुताहा होने की कहानियों से है। अक्सर हर भुताहा जगह के पीछे ना एक गहरा दर्द छिपा होता है। और यहाँ की कहानी एक जमींदार की बेटी की है, जिसे उसके ही पिता ने जिंदा दीवारों में चुनवा दिया था। लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है, इंसाफ के लिए नहीं, शायद सिर्फ अपना दर्द बांटने के लिए। और अब इस कहानी में एंट्री होती है 4 दोस्तों की, राहुल, समीर, नेहा और प्रिया। और ये लोग क्या साबित करना चाहते थे? अपनी बहादुरी। पर उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उस रात उनकी बहादुरी का इम्तिहान कोई इंसान नहीं, बल्कि खुद वो हवेली लेने वाली थी। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां हवेली की सालों की खामोशी टूटती है। इन दोस्तों को पहली बार एहसास होता है कि उनकी मौजूदगी पर किसी की नज़र है। वक्त ठीक रात के 12 बजे। ऐसा लगता है जैसे हवेली ने खुद ही ये वक्त चुना हो। वो टूटा हुआ गेट, वो सिर्फ एक रास्ता नहीं था, वो एक सीमा थी जिसे पार करने के बाद वापसी के सारे नियम बदल जाते हैं। और जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, पहली दस्तक हुई एक अजीब ठंडी हवा का झोंका, जिसका बाहर के मौसम से कोई लेना देना नहीं था। और फिर हवेली का वो भारी भरकम दरवाज़ा अपने आप चरमराते हुए खुल जाता है। समझ लीजिए, ये हवेली का उन्हें वेलकम करने का तरीका था। और अंदर का जो पहला नज़ारा था ना, वो नेहा की कांपती हुई आवाज में सामने आता है। दीवारों पर खून के धब्बे। ये सिर्फ निशान नहीं थे, ये उस कहानी का पहला सबूत थे जिसे वो लोग अब तक सिर्फ एक किंवदंती समझ रहे थे। यहां से डर सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं रह जाता। नहीं, अब हवेली इशारे नहीं कर रही, वो सीधे सीधे अपनी मौजूदगी का ऐलान कर रही है। सोचिए, एक बहुत बड़ा सा हॉल, उसके बीचों बीच एक अकेला झूला, और वो बिना हवा के धीरे धीरे अपने आप हिल रहा है। ये एक क्लासिक साइन है ना, कि कोई अनदेखी शक्ति वहां है, शायद किसी बच्चे की अधूरी कहानी सुना रही हो। और ठीक इसी वक्त राहुल, जो शायद ग्रुप में सबसे हिम्मत वाला था या सबसे बड़ा शक्की, वो लॉजिक का सहारा लेता है। वो कहता है, अरे ये सब बस एक पुरानी इमारत का असर है। ऐसा होता है, डर के सामने लॉजिक ही हमारा पहला हथियार होता है। लेकिन हवेली को उसका लॉजिक बिल्कुल पसंद नहीं आया। राहुल की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि ऊपर से एक दर्द में डूबी हुई चीख गूंजती है। एक ऐसी आवाज जो साफ साफ बता रही थी कि जो भी हो रहा है वो उनके दिमाग का वहम बिल्कुल नहीं है। और फिर चीजें और बिगड़ जाती हैं। डर अब सिर्फ सुनाई या दिखाई नहीं दे रहा था, वो अब उन्हें छू लेता है। प्रिया को अपने कंधे पर एक बर्फीला ठंडा हाथ महसूस होता है, ऐसी ठंडक जो किसी जिंदा इंसान की हो ही नहीं सकती। और जब वो पलटती है तो अंधेरे में गायब होती एक सफेद साड़ी की बस एक झलक दिखती है। यहां से अब खेल के नियम बदल चुके थे। चीजें बहुत तेजी से होने लगती हैं और उन चारों दोस्तों को एहसास हो जाता है कि वो फंस चुके हैं। यहां से वापसी का अब कोई रास्ता नहीं है। और ये एहसास होते ही पैंग, मेन गेट, उनके भागने का इकलौता रास्ता, एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो जाता है। खेल खत्म। अब वो हवेली के अंदर पूरी तरह से कैद थे। और माहौल में डर को और बढ़ाने के लिए उसी झूले के पास रखा एक बच्चे का खिलौना अपने आप बजने लगता है। पर उसकी धुन किसी लोरी जैसी मीठी नहीं थी। नहीं, वो एक बच्चे के सिसकने जैसी लग रही थी। और ठीक उसी पल उनकी हिम्मत और रोशनी का आखिरी सहारा, समीर की टॉर्च, फुस
बंद हो जाती है। अब सोचिए, वो उस डरावनी आवाज और घने अंधेरे के हवाले थे। ये वो डर होता है जब आंखें भी इंसान का साथ छोड़ देती हैं। कांपते हाथों से जैसे तैसे राहुल टॉर्च फिर से जलाता है और रोशनी की वो पतली सी लकीर सीधे दीवार पर लिखे एक मैसेज पर पड़ती है। एक मैसेज जो कुछ पल पहले तक वहां था ही नहीं। लिखा था, तुम यहां आए क्यों? ये सवाल नहीं था, ये एक इल्जाम था। और इसके बाद आती है आखिरी चेतावनी, लिखी भी नहीं बल्कि एक टूटी हुई डरावनी आवाज में, ठीक ठीक उनके पीछे से। ये हवेली का आखिरी फैसला था जो उसने उनके लिए सुना दिया था। तो अब आते हैं कहानी के उस आखिरी और सबसे खौफनाक हिस्से पर, वो हिस्सा जहां किंवदंती हकीकत बन जाती है। अचानक से हवेली की सारी बत्तियां तेजी से जलने बुझने लगती है और फिर उनके सामने वो सच आ खड़ा होता है जिसे परखने वो आए थे। हवा में तैरती हुई, बेजान और खाली आंखों वाली जमींदार की बेटी की आत्मा। उनकी आखिरी चीखें उस हवेली की दीवारों में हमेशा के लिए दफन हो गईं। उस रात के बाद वो 4 दोस्त फिर कभी नहीं देखे गए और काली हवेली की किंवदंती में एक नया खूनी पन्ना हमेशा के लिए जुड़ गया। तो आखिर में ये कहानी हम सबको एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि बहादुरी और बेवकूफ़ी के बीच की वो बारीक सी लकीर आखिर कहाँ होती है। उन 4 दोस्तों ने अनजाने में ही सही उस लकीर को पार कर दिया था। सोचने वाली बात है।